अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे कराची से अब्दुल्ला ने भेजी है, अपने मामू की कहानी। जब भी मुझे कोई कहानी भेजता है और उस कहानी को मैं सुनता हूं तो यकीन मानिए मेरी भी एक अजीब सी फीलिंग हो जाती है, क्योंकि हर कहानी पिछली कहानी से बहुत मुख्तलिफ होती है। हां, हर स्टोरी के अंदर ताल्लुक जिन्नात से ही होता है, लेकिन सिचुएशन बदल जाती है। अब्दुल्ला कहते हैं हमारा कराची में एक बड़ा सा घर था। उसके दो हिस्से थे। एक हिस्से में हम पूरी फैमिली रहते थे और जो दूसरा उसका हिस्सा था उसके बिल्कुल दरमियान में एक दीवार थी। इस पोर्शन के अंदर सिर्फ एक कमरा बना हुआ था और बाकी मैदान ही मैदान था। असल में यूं समझिए कि चार दीवारी दे दी गई थी कि वक्त आने पे यहां पे बिल्डिंग बनाएंगे। पहले से एक बिल्डिंग मौजूद थी। जब हमने ये प्लाट खरीदा था तो इसी को भी अपने मकान के साथ शामिल करने के लिए पूरी घर की जितनी हमारी दीवार थी उतनी वैसी ही दीवार बना दी। बाहर वालों को गुजरते हुए लगता था एक ही घर है, लेकिन अंदर ही जो राइट साइड वाला हिस्सा था ये खाली था। फिर कुछ अरसे बाद वहीं पे एक कमरा भी बना दिया गया। मेरे मामू जिनका नाम जावेद था, लेकिन उनका नाम जेदा पड़ गया था। उसकी वजह यह थी कि मामू को पढ़ने लिखने का कोई ऐसा खास शौक नहीं था। हमें पता चला कि वो कोई आमिल बाबा के पास जाते हैं और कुछ चिल्ला वगैरह भी करते हैं, लेकिन ये सारी सुनी सुनाई बातें थी। किसी भी बात को हम कंफर्म नहीं कर सकते थे। पढ़ाई की तरफ उन्होंने जवान नहीं दिया, लेकिन जूं जूं वो बड़े होते गए एक बहुत ज़बरदस्त शौक था। वो खाना हमेशा ज़्यादा ना सिर्फ खाते थे बल्कि अच्छा खाना खाते थे। स्कूल तो नहीं गए, लेकिन अपना जिस्म कसरती बनाने का उनको बहुत शौक था। वो हर वक्त वर्जिश करते रहते, बॉडी बिल्डिंग की तरह अपने जिस्म को बनाने की कोशिश करते। यहां तक कि उनका ताल्लुक एक ऐसे शख्स से बना जो पहलवानी करता था। मामू कुछ अरसे तक उसके साथ उसके खाड़े में जाके जब उठक बैठक लगाते रहे। इनको जिस्म बनाने का वैसे ही शौक था, तो ऐसा मजा आया कि फिर ये पहलवानी की तरफ मुतवज्जो हो गए। कद काट खुदा ने खूब दिया था, चेहरा भी अच्छा था, लेकिन जिस्म ऐसा था जो भी देखता एक 6 फुट के नौजवान का जब एक कसरती पहलवानों वाला जिस्म भी, तो लोग अश अश कर उठते। और वहीं जो मामू खाली ग्राउंड बना हुआ था उसी को उसने अपना अखाड़ा बना लिया। अखाड़ा उस जगह को कहते हैं जहां पहलवान शाम के टाइम पहले पानी लगाते हैं, पानी लगा के उस मिट्टी को नरम करते हैं और उसके बाद वहीं पहलवानी करते हैं। वो उनका अखाड़ा कहलाता है। एक कस्सी उनके हाथ में होती है जिसके साथ उसको खोदते रहते हैं ताकि उनके बाजू बन सके। उठक बैठक करते हैं, टांगे मसल पूरे जिस्म को ऐसा खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं कि जितनी वो ताकतवर खुराक खाते हैं ताकि वो चर्बी ना बने बल्कि एक ऐसा जिस्म बने जिसकी एक शेप हो। यूं वो जो जावेद था पहलवानी के शौक में ऐसा पड़ा कि कुछ उसने मैच भी खेले और जो वो जीत गया। मैच क्या जीता, उसको पहलवानी का ही शौक हो गया। अब उसकी ज़िंदगी का उठना बिछोड़ना पहलवानी था। घर वालों को कभी उस पर नाज कभी फ़ख्र नहीं हुआ था, लेकिन जब वो पहलवान बन के कुछ मैच जीत के लाया, घर ट्रॉफी लेके आया, तो घर वालों को पहली दफ़ा हमसायों ने, मोहल्लों वालों ने मुबारकबाद दी। जेदा बाकायदा पहलवान हो गया और जीत के आया है, हमारे मोहल्ले का उसने नाम रोशन किया है।
ये एक वाहिद तारीफ थी जो जावेद के बारे में कही जा रही थी। उसके बारे में हमेशा गिले ही आते थे, करता कुछ नहीं है, फारिग फिरता रहता है, क्या करेगा ज़िंदगी में, कौन इसको अपनी बेटी का रिश्ता देगा, ऐसी बहुत सारी बातें। लेकिन पहलवान क्या बना कि हर जगह से मुबारकबाद के मैसेज आने शुरू हो गए। अब वो जो जगह थी हमारे घर का, वो जो राइट साइड वाला हिस्सा था, खाली ग्राउंड सा था, अब वहीं पे वो, उसके दोस्त, यहाँ तक कि उसने अपना एक उस्ताद भी रख लिया जो उसको उसी ग्राउंड के अंदर पहलवानी सिखाता, दाव पेच सीखता। कुछ और भी पहलवान शाम को पहुंच जाते और वहां पे आपस में दाव पेच लगाते, आपस में मुकाबला करते। जेदा पहलवान इस इलाके का एक ऐसा पहलवान बन चुका था जिसको लोग, इस मोहल्ले को भी जेदे पहलवान की वजह से जानना शुरू हो गए थे। उस्ताद इतना मोहब्बत करता था जेदे से क्योंकि उस्ताद कहता था कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं इनमें सबसे मेहनती और सबसे ज्यादा कसरती जिस्म बनाने वाला जेदा ही है। जेदे का कद काट भी था, ऊपर से कोई उसके वजूद को देखता, जब उसने लंगोट बांधा होता और उसको देखता तो देखता ही रह जाता, क्या जबरदस्त उसने अपने जिस्म की शेप बनाई थी। फिर एक दूसरे शहर बड़ा कबड्डी का मुकाबला हुआ। जेदा वहां पे ना सिर्फ जीत के आया बल्कि फिर एक दफा वो पूरी टीम तो थी वो जेदे की वजह से जीत गई। अपनी टीम को जितवाने वाला जेदा था। फिर ये सिलसिला ऐसा चल पड़ा कि मुख्तलिफ शहरों में अब मुकाबले होते तो जेदा उसमें भी शामिल होता, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में कबड्डी को कभी कवरेज नहीं मिली। वापडा या एक दो और इदारे बने हुए हैं जिन्होंने अपने पहलवान बनाए और उनके पहले मैचेस होते थे, अब तो वक्त के साथ वो भी खत्म हो गए। यूं जेदा कबड्डी में नाम बनाता गया और दूसरे शहरों में अब मुकाबले करता। ऐसे ही एक दिन एक बड़ा मुकाबला था काफी दूर। उस्ताद रोज उस खाड़े के अंदर जावेद को और बाकी शागिर्दों को प्रैक्टिस करवा रहे थे कि हर सूरत में ये मैच जीत के आना है। ये बहुत बड़ा मैच था, सबको इस मैच से बहुत उम्मीदें थीं। इसलिए भी बड़ा मैच था कि दूर दूर के बड़े बड़े पहलवान इस मैच में शामिल होने के लिए आ रहे थे। जेदे ने अब अपना ठिकाना इसी कमरे में ही बना लिया था। जब से वो अब जीतना शुरू हुआ था, बाकी चले जाते थे, उस्ताद भी अखाड़े से चले जाता, लेकिन वो रात को भी वर्जिश करता रहता, रात भी अखाड़े के अंदर उठक बैठक लगाता रहता और वहीं उसी कमरे में ही सो जाता। अब उसका उठना बछोड़ना उसी कमरे में ही हो गया था। घर वालों को भी इस बात पे कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि उसका ज़्यादा वक्त अब कबड्डी पे गुजरता था, नामवर पहलवान था, पैसा कमा के आने लगा था। जब वो कबड्डी जीतता था तो उसको बहुत ज़्यादा इनाम में पैसा मिलता था। अब वही कमरा उसका रहना, उठना, बैठना, खाना, वहां पे वॉशरूम भी उसके साथ अटैच एक बना हुआ था, इसलिए वो उसी कमरे में ही रहता था। और वो दिन आ पहुंचा जिस दिन कबड्डी का मैच था। उस्ताद अपने बाकी शागिर्दों को लेके, पूरी टीम को लेके उस शहर पहुंचे तो बहुत बड़ा मजमा जमा था। सही कहा था उस्ताद ने, सही प्रैक्टिस करवाई थी। एक बहुत बड़ा मैच था, दूर दराज से ना सिर्फ बड़े बड़े पहलवान आए थे बल्कि बहुत ज्यादा लोग भी जमा थे इस कबड्डी मैच को देखने के लिए। जेदा भी जब वहां पे पहुंचा तो लोगों का इतना जमघटा देख के वो भी पहली दफा हैरान हुआ, जिससे उसको अंदाजा हुआ कितना बड़ा मुकाबला है। उसको उस्ताद ने शुरू में बुलाया और कहा, जेदे मैच जीतना है, तूने अगले पहलवान को जेर कर दिया तो याद रख तेरी टीम तुझे देख के और हिम्मत पकड़ेगी। उस्ताद जैसा समझा सकता था शागिर्द को समझाया, यूं सीटी बजाई गई और मैच का इफ्तिताह हुआ। जेदा अपने हरीफ की तरफ बढ़ा और इस अंदाज में लड़ा कि उसने पॉइंट हासिल कर लिया। पूरा मजमा तालियों से गूंज उठा और फिर मैच चलता रहा। जेदे की टीम ने मैच जीत लिया। एक बहुत बड़ा शानदार मैच था जो वो जीते थे।
अब एक बड़े लेवल पे उसका नाम बनने जा रहा था, क्योंकि ये मैच जेदे की वजह से जीता गया था। उसको कंधे पे बिठा के ढोल की ठाप पे, जहां डंग डना डंग डना डंग डना ढोल बज रहा था, वहीं ढोल की ठाप पे सारे भंगड़ा डाल रहे थे। जेदे को कंधों पे उठाया हुआ था, आज का हीरो था, आज का वो मैच उसी ने जितवाया था। मैच खत्म हुआ, उन सब ने वहां खाना वगैरह खाया। जेदे का प्रोग्राम था कि वो आज रात वहीं पे ही रुकेगा, अगले दिन वो अपने घर के लिए रवाना होगा। जिस जगह पे ये मैच हुआ था ये एक छोटा सा गांव था, लेकिन यहां पे क्योंकि बहुत बड़े बड़े ग्राउंड थे इसलिए मैच यहां पे रखा गया था। आज उनको नींद नहीं आ रही थी। जेदा और उसके दोस्त वहीं बैठे बातें कर रहे थे। छोटा सा गांव था, लोग सो चुके थे, लेकिन ये पहलवान आपस में गपशप कर रहे थे। पुरानी बातें याद हो रही थीं कि रात के 12-1 बजे का टाइम होगा जब जेदे को वॉशरूम की तलब हुई। अब ये छोटा सा गांव था, यहां का तरीका ये था कि घरों के करीब कोई बाथरूम नहीं होते थे, दूर पैदल चल के खेतों में जाना होता था और वहां पे इस तरह वॉशरूम करना होता था। जेदा वहां से निकला और चलता हुआ खेतों की तरफ जा रहा था कि उसको लगा कि एक सामने बिल्कुल रोशनी सी आ रही है, नीली सी रोशनी। उस रोशनी को देख के ठटक सा गया, ये कैसी रोशनी है? किसी ने टार्च भी नहीं जलाई हुई, अजीब सी रोशनी है। कहता है ऐसी रोशनी मैंने पहले नहीं देखी। रोशनी उसके करीब आ रही थी, वो अपनी जगह पे रुका रहा, लेकिन जब बिल्कुल उसके करीब आ गई तो रोशनी और उसके बीच में 20-25 कदम का फासला होगा। ये एक गोल सी रोशनी थी, नीली रोशनी निकलती जिस तरह फुटबॉल होती है, ऐसी फुटबॉल की तरह गोल सी रोशनी थी। वो कहता है देखते ही देखते वो नीली रोशनी सफेद रोशनी में बदल गई। जिस तरह वो रोशनी आई थी वापसी की तरफ चल पड़ी। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी, मैं भी आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे गया और एकदम से वो रोशनी ऊपर दरख्त की तरफ उठी है, दरख्त के अंदर गई है और गायब हो गई है। मैं दरख्त के नीचे पहुंच के उस दरख्त को देखता रहा हूं, ये क्या था, कैसा मंजर था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। खैर मैं वहां से मुड़ा, उसके साथ ही एक दरख्त था, उसके नीचे मैंने पेशाब किया और जेदा कहता है मैं वहां से वापस चल पड़ा। उस कमरे में उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। कहा इतनी देर क्यों लगा दी? उसने बताया यार इस तरह की रोशनी नजर आई है, इस तरह की लाइट थी, नीली से फिर वो सफेद हो गई, मैं उसके पीछे गया, वो दरख्त के अंदर गायब हो गई, समझ नहीं आई ये कैसी रोशनी है। तो एक दोस्त जेदे की तरफ देख के चौंका, कुछ बोलने लगा, लेकिन साथ वाले ने उसको आंख के इशारा कर दिया कि नहीं चुप हो जाओ। तो वो चुप हो गया। ये जेदा नहीं देख सका था कि वो कुछ बोलने लगा था और दूसरे ने उसको चुप करा दिया, वरना जेदा जरूर कहता बताओ बताओ क्या हुआ है। तो दोस्त कहता है चलो यार अब सोते हैं, रात काफी हो गई है। ये ऐसा लगा जैसे महफिल अभी सजने का मूड था, जेदा अभी बैठना चाहता था, अभी बातें करना चाहता था, लेकिन जैसे एक दोस्त ने जान के महफिल को बर्खास्त किया, सोते हैं यार बाकी बातें सुबह करेंगे। वो सब अपने अपने बिस्तर पर लेट गए, थके हुए थे, मैच खेला हुआ था, सब ही नींद की आगोश में चले गए। लेकिन थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक चीखो पुकार की आवाज गूंजी। एक दोस्त की आंख खुली और जैसे ही उसकी पहले आंख खुली तो उसने देखा जेदा अपनी चारपाई से उठ के खड़ा हुआ है और उसने दोनों हाथ अपने ऊपर की तरफ किए हुए हैं, जैसे कोई किसी को सजा देता है और कहता है हाथ ऊपर करो। उसने हाथ दोनों ऊपर किए हुए हैं और खड़ा हुआ है और चीखे मार रहा है। उसने जैसे ही ये मंजर देखा तो उसने कहा जेदे, ओए जेदे, लेकिन जेदे के मुंह से चीखें ही निकल रही थी और इतनी देर में बाकी भी जो उस कमरे में मौजूद थे वो उठना शुरू हो गए और सबने ये मंजर देखा। जेदा चारपाई के ऊपर खड़ा हुआ है, हाथ उसके ऊपर हैं, तभी उनकी निगाह उसके चेहरे की तरफ पड़ी जहां वो चीखें मार रहा था। वहीं उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी, बिल्कुल सफेद आंखें। उसकी आंखें खुली थी और सफेद हो गई थी। तभी वो दोस्त जो नहीं बोला था, जिसको चुप करा दिया गया, वो उसी लम्हे बोला मैंने उसी वक्त ही कहना चाहा था, इसने मुझे इशारा किया, मैं चुप कर गया। वो रोशनी का देखना ठीक नहीं था, खुदा खैर ही करे। पहलवान थे, उठे
जेदे को संभालने की कोशिश की। वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, खड़ा चीखें मार रहा था। बहुत ऊंची ऊंची चीखें नहीं मार रहा था, ऐसी चीखें मार रहा था जैसे कोई डर रहा होता है और चीखें मार रहा होता है। अमूमन ऐसी हालत नींद की सी कैफियत में होती है, जब इंसान नींद में डर रहा होता है तो चीखें मार रहा होता है। वो खुली आंखों के साथ चारपाई पे खड़ा होके हाथ ऊपर करके चीखें मार रहा था। आंखें सफेद हो चुकी थी। वो इसी तरह चीखें मारता रहा तो उनमें से एक फौरन बोला, जल्दी से तिलावत करो, जल्दी से तिलावत करो। और ऊंची आवाज में तिलावत शुरू कर दी गई। वो सब मिलके तिलावत करना शुरू हो गए, पढ़ते रहे कि उन्होंने देखा जैसे ही तिलावत शुरू हुई, उन्होंने देखा वो जो आंखें सफ़ेद सी थीं उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। और जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, वो तिलावत उन्होंने जारी रखी। उन्होंने देखा साथ ही उसने अब हाथ आहिस्ता 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 नीचे कर लिया और साथ ही उसकी चीखें भी आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गईं। लेकिन वो पढ़ते रहे यहाँ तक कि उसने देखा वो जो शख्स ऊपर खड़ा हुआ था चारपाई पे आहिस्ता आहिस्ता बैठ गया और बैठने के बाद आहिस्ता आहिस्ता लेट गया। वो फिर भी तिलावत करते रहे। थोड़ी देर के बाद खराटों की आवाज आ रही थी, वो सो चुका था। जेदा तो सो गया लेकिन बाकी नहीं सो सके। यहां तक कि सुबह जब जेदा अंगड़ाई लेके उठा तो देखा बाकी दोस्त पहले से ही जाग गए हैं। तो बोला, क्या हुआ भैया, आज इतनी जल्दी क्यों उठ गए? तो सबने एक दूसरे की तरफ इस तरह कन अखियों से देखा जैसे एक दूसरे से आंखों ही आंखों में इशारा कर रहे हों कि लगता है इसको कुछ याद नहीं इसके साथ क्या हुआ है। तो एक दोस्त बोला, वैसे ही यार, बस आंख खुल गई तो उठ गए, तेरा इंतजार कर रहे थे, चलो उठ जा, नाश्ता करते हैं। नाश्ता मंगवाया गया, एक बेहतरीन किस्म का देहात का नाश्ता जिसमें पराठे, मक्खन, देसी घी, लस्सी, आमलेट, ऐसी सारी लवाजमात के साथ एक बेहतरीन सा नाश्ता किया। और उसके बाद जेदा अपने घर को रवाना हो गया। वो अपने घर पहुंचा, ट्रॉफी लेके आया था, वो जीत के आया था, घर वाले खुश हो गए। अगले दिन उसने छुट्टी कर ली, वो खाड़े में नहीं गया। कल ही तो वो जीत के आया था, उस्ताद भी जानता था कि वो मेहनत की है उसने, एक दिन की छुट्टी थी। लेकिन उससे अगली शाम जब वो अपने टाइम पे शाम को अखाड़े में पहुंचा, उस्ताद और बाकी लोग बाद में पहुंचे, जेदा सबसे पहले पहुंच गया। उस्ताद आ गए, बाकी दोस्त भी आ गए। जैसे ही रूटीन की वो अपनी वर्जिश शुरू करने लगे तो एकदम से उन्होंने देखा कि जेदे के हाथ ऊपर की तरफ जा रहे हैं और उसके मुंह से हल्की हल्की चीखें निकल रही हैं। कि तभी उस्ताद ने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। उस्ताद थे, बुजुर्ग थे, दुनिया देख रखी थी, जानते थे। एकदम से बोले, जेदे, ओए जेदे, होश कर। लेकिन जेदा चीखें मारी जा रहा था। तभी एक पहलवान आगे बढ़ा और उसने उसके हाथ को इस अंदाज में पकड़ा जैसे खींच के वो नीचे कर ले उसके हाथों को। क्यों हाथ ऊपर कर लिए, क्या हुआ है तुझे? लेकिन जैसे ही उसने उसके हाथ को पकड़ा और नीचे करने की कोशिश की तो उसने एक हाथ ऐसे झटका, वो पहलवान उड़ता हुआ काफी दूर जा गिरा। उस्ताद ने दो और अपने शागिर्दों को इशारा किया, पकड़ो इसे। वो जैसे ही उसके बाजू के पास पहुंचे, बाजू को पकड़ने के लिए दोनों ने, एक ने दोनों साइडों से पकड़ा, एक बाजू को दोनों हाथों से पकड़ा, दूसरे बाजू को दूसरे पहलवान ने अपने बाजू से पकड़ा। लेकिन ऐसा लगा जैसे वो दोनों छोटे से बच्चे हों जेदे के आगे। जेदे ने वहीं बाजू किए हल्का सा ऐसे बाजू हिलाए और वो दोनों उड़ते हुए साइडों पे जा गिरे। उस्ताद ने कहा, आगे बढ़ो और मिलके इसको पकड़ो। 1 2 3 4। 2 लड़के अभी पीछे रुक गए, 4 लड़के आगे बढ़े और उन्होंने जेदे को पकड़ने की कोशिश की। वो चारों
ताकतवर पहलवान थे और अब इस अंदाज में आगे बढ़े थे कि ताकत का मुजाहरा करने के लिए। माना कि वो जेदा ताकतवर था, पहलवान था, लेकिन इस वक्त तो एक ऐसी ताकत आई हुई थी, सिर्फ हाथ हिलाता था और वो उड़ते हुए जाते थे। इसलिए वो इतनी जोर से उसके पास गए, उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो जेदा जेदा ही नहीं था। जैसे उसके अंदर कोई खास शक्ति, कोई खास ताकत आ गई थी। उसने चारों पहलवानों को उठाकर फेंक दिया। उस्ताद को जो पहले ही अंदाजा हो चुका था, वो फौरन समझ गए और कहा, सब इस दफा इसको पकड़ेंगे। 4 वो जो अभी उड़ के गिरे थे, 2 वो जो पीछे खड़े थे, 6 वो और 7वां उस्ताद उस एक जावेद को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि हालत ये हो चुकी थी, वो उठा उठा के फेंक रहा था, किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था। कि उन 6 लोगों को उस्ताद ने इशारा किया, तुमने यहां से पकड़ना है, तुमने टांग पकड़नी है, तुमने बाजू, तुमने ये, और मुझे मौका देना है, मैं इसके बालों में हाथ डालूंगा। वो 6 के 6 पूरी ताकत से उसके करीब गए और उसकी पूरी ताकत से उन्होंने पकड़ लिया। उस्ताद मौके के ही इंतजार में था। जैसे ही उन्होंने उसके वजूद को जकड़ा, उस्ताद ने छलांग लगाई। उस्ताद था, जानता था, और सीधा उसके बालों तक पहुंचा और उसके बालों में उस्ताद ने हाथ डाल दिया और उसकी गर्दन को अपने बाजू में ले लिया। अगर उस्ताद उसके बाल ना पकड़ता, उसकी गर्दन को बाजू में ना लेता, तो अभी भी वो इन 6 के 6 पहलवानों को उठाकर पटक देता। और तभी जब उस्ताद ने उसके बालों में हाथ डाल दिया, उसकी गर्दन को पकड़ लिया, तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया। वो जैसे पढ़ते गए, उसके मुंह से ज़ोरदार चीखें निकलनी शुरू हो गई। अभी तक वो जो ऐसी हालत की चीखें मार रहा था, जैसे कोई नींद में डर रहा होता है और चीखें मार रहा होता है, अब वो ज़ोर ज़ोर से चीखें मार रहा था। वो चीखें ऐसी चीखें थीं जैसे कोई इंसान नहीं, कोई जानवर रो रहा हो, कोई जानवर चीख रहा हो, ऐसी उसके अंदर से आवाजें निकल रही थी। और ये इतनी आवाजें ऊंची थीं जो आज तक घर में किसी को कोई आवाज नहीं गई थी। वो इतने जोर जोर से गला फाड़ के चीखें मार रहा था कि ये आवाजें घर वालों तक भी चली गईं और वो परेशान हो गए। उनमें से जल्दी से कोई छत पे चढ़े ऊपर देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तभी उन्होंने उस मंजर को भी देख लिया कि सब पहलवान उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और उस्ताद ने उसके गले में बाजू डाल के उसके बाल पकड़े हुए थे और उस्ताद कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। और जेदा जोर जोर से चीखें मार रहा था। उस्ताद ज्यों ज्यों तिलावत करते गए, जेदे की चीखें और बुलंद होती गई। वो तिलावत करते गए और चीखें बुलंद होती गईं, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी चीखें कम होना शुरू हो गई और आहिस्ता होनी शुरू हो गई। अब उसकी चीखें कम होती जा रही थीं, कम होती जा रही थीं। आंखें अभी तक सफ़ेद थीं। उसके वजूद की वो जो ताकत जो पहलवानों ने इतने ज़ोर से लगाई हुई थी और उनको लगता था किसी वक्त अभी भी उठा के उनको फेंक देगा, वो भी अपनी ताकत ख़त्म कर चुके थे। ऐसा लगता था इतनी ज़ोर से पकड़े रहने के बावजूद भी उसकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि उनके जिस्मों से जान निकल रही है। लेकिन अब उसका जिस्म ढीला पड़ रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता अपने वजूद को वो ढीला कर रहा था। वो जो 6 के 6 पहलवान उसको जोर लगा के पकड़े हुए थे, अब उनको लगा कि उनको कम जोर लगाना पड़ रहा है। वो अपने वजूद को ढीला छोड़ रहा है, यहां तक कि उन्होंने देखा उसका वजूद गिरने के लिए तैयार हो गया है। उस्ताद ने आहिस्ता 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 उसके वजूद को जमीन पर लिटा दिया। पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। पानी का जग मंगवाया, उसके ऊपर फूंके मारी और पानी उसके जिस्म पे फेंकते रहे, फेंकते रहे, पढ़ते रहे। आंखें बंद किए जेदा जमीन पे लेटा हुआ था। यहां तक कि उस्ताद ने कहा, अब परेशानी की कोई बात नहीं, रिलैक्स। और उसके बाद उन्होंने पानी के छींटे उसके मुंह के ऊपर मारे और उसको जगाया। ओए जेदे, जेदे उठ जा। उसके सर को उन्होंने अपने गोद में रखा हुआ था कि जेदे ने आंखें खोली तो इस दफा उसकी आंखें सफेद नहीं, नॉर्मल थी। एकदम से चौंका कि मैं लेटा हुआ क्या हूं। उसने अपने आप को देखा कि मैं खाड़े में लेट क्यों गया हूं, सारे मेरे ऊपर झुके हुए हैं, सारे मेरी तरफ देख रहे हैं। एकदम से जल्दी से उठ के बैठ गया। उस्ताद से मुखातिब हुआ, क्या हुआ है मुझे, मैं लेटा हुआ क्यों था। साथ ही बोला, मेरे वजूद में दर्द क्यों है,
उस्ताद ने कहा, पता नहीं तुम्हें चक्कर सा आ गया था, तुम गिर से गए थे, परेशानी की कोई बात नहीं, अब तुम ठीक हो। तो बोला, हाँ मैं अब ठीक हूँ। उस्ताद ने कहा, अब तुम्हें रेस्ट करनी चाहिए। उसने कहा कि नहीं, मुझे मैच खेलना है। उस्ताद ने कहा, लगता है तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें चक्कर से आ गए हैं, तुम्हारी हालत बेहतर नहीं है, आज का दिन तुम रेस्ट करो, कल हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे। उस्ताद शागिर्दों को लेकर जब बाहर निकला तो जावेद के घर वाले बाहर उसके मुंतजर थे, पूछने के लिए ये क्या माजरा था। तो जावेद के उस्ताद ने कहा, जहां तक मेरी समझ बूझ है, इसके अंदर किसी जिन का बसेरा हो गया है। आज जो ताकत का उसने मुजाहरा किया था, ये मेरा शागिर्द है, मैं इसकी ताकत को जानता हूं, किस हद तक इसके अंदर ताकत है, लेकिन जिस तरह ये 4 बंदों को उठा के फेंक रहा था जैसे इसके आगे बच्चे हों, ये किसी इंसान की ताकत नहीं, ये सिर्फ एक जिन की ताकत हो सकती है। मुझे अल्लाह का कलाम आता था इस हद तक कि उस वक्त तो मैंने इसको नॉर्मल कर दिया, लेकिन वो चीज़ अब भी इसके अंदर मौजूद है, इसका इलाज कराइए। अभी कुछ दिन हम खेलने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन मेरी या मेरे स्टूडेंट की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर मुझे बुला लीजिएगा, लेकिन मुझसे ज़्यादा पहला काम जो करें, किसी अल्लाह वाले बुजुर्ग से, फ़कीर से रब्ता करें और ये जो भी इसके वजूद के अंदर है इसको निकलवाएं। क्योंकि वहाँ उस रात जो भी हुआ था वो किसी ने नहीं बताया था, ना उस्ताद को, ना उन बाकी शागिर्दों को जो यहाँ के थे। वो सारे दोस्त उधर के ही थे जिन्होंने वो मंजर देखा था। रात वो ठीक रहा, लेकिन अगले दिन वो अपने कमरे से ही नहीं निकला। सारे घर वाले बहुत परेशान थे। मां ने कहा, मैं बेटे को देख कर आती हूं। तो बाप ने कहा, नहीं रुको, मैं देख कर आता हूं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। बाप, ये दिन का टाइम था, उस अखाड़े से चलता हुआ बाप उस कमरे तक पहुंचा जिसका दरवाजा बंद था और अंदर जावेद मौजूद था। सुबह से उसका इंतजार हो रहा था, ना वो नाश्ता करने आया था, ना अब तो दिन का खाने का भी टाइम जा रहा था, वो दिन का खाना तक नहीं खाने आया था कि बाप ने दरवाजा नॉक किया। जावेद, ओए जेदे, ठक 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 ठक, ओए जेदे पुत्र, जावेद। कोई जवाब ना आया। 2-3 दफा जब बाप ने दरवाजा खटखटा लिया, कोई ना आवाज आई, तो बाप ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा बाप ने खोला तो एकदम से बाप के जिस्म के अंदर चींटियां रेंगना शुरू हो गईं। उसका बेटा कपड़ों के बगैर अलिफ नंगा हाथ ऊपर किए चारपाई के ऊपर खड़ा हुआ था और उसके मुंह से हल्की हल्की चीखें निकल रही थी। उसका मुंह बाप की ही तरफ था, लेकिन बाप ने बेटे को इस हालत में देखा कि बेटा किस तरह कपड़ों के बगैर बरहना हालत में सामने खड़ा है, हाथ ऊपर की और हल्का हल्का चीख रहा है। बाप था, दिल कांप गया, दिल धड़क गया, हाय मेरे बेटे को क्या हुआ। एकदम से परेशान होकर उसकी तरफ बढ़ा कि उसको छू सके, उसको हिला सके कि ये क्या कर रहा है। तभी उसकी निगाह उसकी आंखों की तरफ पड़ी तो बाप जो पहले ही कांप रहा था, जिसके जिस्म पे चींटियां रेंग रही थी, गूज बम रोंगटे खड़े हो गए थे, बाप करीब पहुंचा तो बाप ने देखा उसकी आंखें इतनी खौफनाक हैं। उसने हल्की सी गर्दन नीचे की और बाप की तरफ गर्दन को घुमा के देखा। बाप मुसलसल जो पहले ही धड़कते दिल के साथ कांप रहा था, वो तो शदीद कांपना शुरू हो गया। उसकी आंखों में एक वहशत सी थी, ऐसा था उसकी आंखों में खून सा उतरा हुआ है। बाप उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया था। तभी उसने बाप ने वहीं खड़े खड़े देखा, एक उसने अपना सीधा हाथ जो था वो नीचे किया, उल्टा हाथ उसका ऊपर ही था। उसने बाप को गिरेबान से पकड़ा और उठा के यूं फेंक दिया जैसे किसी किताब को उठा के फेंक देते हैं, जैसे बाप ना हो, कोई हल्की फुल्की कागज से बनी हुई कोई चीज हो, कोई कपड़े की गठरी हो, उठा के फेंक दी। उसके लिए बाप का एक हाथ से उठाना, बाप भी हैरान रह गया कि वो कितनी ताकत थी उसके आगे कि एक हाथ से उसने पकड़ के बाप को फेंक दिया। बाप उड़ता हुआ दीवार के अंदर जाके लगा। शुक्र है सर बच गया, कमर जाके लगी, बहुत जोर से चोट लगी बाप को।
और फिर उसने अपना हाथ ऊपर किया और वो खौफनाक आंखें जिससे उसने अपने बाप को देखा था फिर से ऊपर आंखें कर लीं और चीखना शुरू कर दिया। बाप मुश्किलों से उठा, अपनी कमर को सहलाते हुए, उसको कमर को बहुत शदीद चोट लग चुकी थी, आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ घर पहुंचा और घर वालों को बताया नहीं, बहुत अजीब सी हालत है। तो घर वालों ने कहा फौरी तौर पे किसी फकीर को बुलाइए, किसी अल्लाह वाले को बुलाइए, किसी नेक बंदे से राब्ता कीजिए। तो घर में एक फर्द बोला फलां इलाके में एक बुजुर्ग बैठते हैं, उनको बुलाते हैं, वो आ भी जाएंगे। क्योंकि बाप ने बताया था वो ऐसी हालत में नहीं है कि उसको कोई लेके जा सके, कपड़ों के बगैर है। दूसरा, जितनी उसके अंदर ताकत है हम तो उसको लेके नहीं जा सकते, कोई अल्लाह वाला ही आए जिसको हम बुला के लाते हैं। वो फौरन भागे, उसके पास गए, उसको सारी सूरत हाल बताई। उस आमिल बाबा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। बाप ने कहा क्या मैं भी आपके साथ अंदर चलूं? उसने कहा नहीं, उसने पहले भी आपको उठा के फेंका है, आप बाहर ही रुकिए, मैं अकेला अंदर जाऊंगा। अब घर के 2-3 फर्द बाहर रुक गए, मां, बाप और एक और खातून, एक और मर्द, 2 मर्द और एक औरत बाहर रुक गए। वो फकीर बाबा जो था, जो आमिल बाबा था, वो अंदर दाखिल हुआ। अंदर मुसलसल उस आमिल की पढ़ने की कुछ आवाज आ रही थी, कोई वो मंत्र पढ़ रहा था। कैसा मंत्र वो कहते हैं हमें समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो पढ़ता जा रहा था, पढ़ता जा रहा था। दरवाजा बंद था और हम बाहर ही खड़े थे। जेदे के बाप कहता है मैं बाहर बिल्कुल तैयार था कि अगर मदद की जरूरत पड़ी तो उसके साथ जो खड़ा था मर्द, उसने उसको तैयार रखा हुआ था, मदद की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें इशारा करूंगा, भाग के पहुंचना, इसके उस्ताद और पहलवानों को बुला लेना। जिस तरह उसने मुझे उठा के फेंका, इसके अंदर बहुत ताकत है। उसने कहा ठीक है। अंदर आमिल बाबा की पढ़ने की आवाज आती रही। तभी उन्होंने देखा दरवाजा बाहर का खुला है, मेन जो दरवाजा था, और कोई अंदर दाखिल हो रहा है। देखा उस्ताद मोहतरम जो पहलवान थे, उसके उस्ताद, वो आ रहे हैं। पूछा क्या हुआ? उनको कहा आपको किसने बताया? मैंने तो तैयार खड़ा किया हुआ था, जैसे आपको बुलाने की जरूरत पड़ेगी आपको बुला लेंगे, आप कैसे आ गए? उन्होंने कहा जब आप लोग आमिल को बुलाने जा रहे थे तभी मैंने आपको परेशानी की हालत में देखा। बच्चे से पूछा तो उसने बताया मामू जेदे के साथ ये हो गया है। तो मैं फ़ौरन अपने दोस्तों को भी, अपने बाकी शागिर्दों को भी कह आया हूँ, वो भी पहुँचते ही होंगे, मैं भी पहुँच आया हूँ। अंदर क्या हो रहा है? कि उसी लम्हे जब उन्होंने ये जुमला कहा अंदर क्या हो रहा है, अंदर उस आमिल की चीखने की आवाज आई, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। वह एकदम से चौंक से गए और उसी वक्त वो जो पहलवान उस्ताद था फौरी आगे बढ़ा, खवातीन से कहा आप लोग पीछे हट जाएं। उसने दरवाज़ा खोला, सिर्फ झांक के देखा अंदर मंजर क्या है, साथ ही दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा खातून से कहिए ये घर चली जाएं। मां थी जेदे की, वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उस्ताद के कहने पर उनको घर भेज दिया गया। और तभी उसने अपने उस बंदे से कहा, जावेद के बाप को कहा कि इनको कहिए फ़ौरन भागे, मेरे शागिर्दों को बुला के लाएं। मैं उनको कह के तो आया हूँ, आते ही होंगे, उनको कहो भागते हुए आए। वो जल्दी से भाग पड़ा। तभी जेदे के बाप ने पूछा क्या हुआ, क्या देखा अंदर? उन्होंने कहा इस वक्त आमिल की जिंदगी को शदीद खतरा लाहक है, जितनी जल्दी हो सके इसको बचाना होगा। तभी जेदे के बाप ने कहा मैं अंदर झांक के देखूं? उन्होंने कहा आप देखें, लेकिन ज्यादा दरवाजा मत खोलिएगा। उन्होंने उस वक्त दरवाजा खोला, अंदर झांक के देखा तो जेदे ने उस आमिल बाबा को पांव से पकड़ा हुआ था, एक हाथ से दोनों उसके पांव पकड़े हुए थे और उसको उल्टा लटकाया हुआ था और वो चीख रहा था बचाओ 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 मुझे। उस्ताद जान गया था अकेला अंदर जाना इस वक्त खौफनाक है, सारे शागिर्द आए तो शायद हम मदद कर सकते हैं। अब उस्ताद के दिल की धड़कन भी तेज थी, मामला खराब होता जा रहा था और वो डर रहे थे कि जल्दी से शागिर्द आए ताकि इस पे काबू पाया जा सके। इसी हालत में अगर काफी देर वो आमिल को पकड़ के रखता, जिसको उल्टा उसने लटकाया हुआ था, तो बहुत ज्यादा काम खराब हो सकता था।
थोड़ी देर के बाद उसके शागिर्द भागते हुए अंदर पहुंचे। उस्ताद ने कहा जल्दी अंदर आओ, इसको काबू करो। वो सारे अंदर लपके जैसे ही उसकी तरफ गए तो उसने गुस्से वाली आंखों से सबकी तरफ देखा और उस आमिल को जिसने उसने पकड़ा हुआ था उठा के फेंक दिया साइड पे, और इस तरह तैयार हो गया जैसे वो कह रहा हो मैं तुम सबको उठा उठा के फेंकूंगा। और जैसे ही वो उसके करीब गए, वाकई वो तैयार खड़ा था, जो बरहना हालत में सामने खड़ा था। वो कोई करीब जाता वो ऐसे उठा उठा के फेंक रहा था, लेकिन उस्ताद जानते थे इसको पकड़ना जरूरी है। कोई भी उसके करीब जाता वो उसको फेंक देता, वो कोई करीब जाता उसको उठा के पटक देता। वो इंसान तो था ही नहीं, ऐसा 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 ताकतवर एक जिन सामने खड़ा था जो ऐसे हाथ मारता और अगला उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता। आखिरकार सारे पहलवानों ने मिलकर उसके ऊपर हमला किया और जैसे कैसे उस्ताद को मौका मिला उस्ताद ऊपर चढ़े और ऊपर चढ़ के सेम उसी तरह उसके बाजू गले में डाला और उसके बाल पकड़ने में कामयाब हो गए। और जब कामयाब हो गए, इतनी देर में वो जो आमिल नीचे ज़मीन पे पड़ा था उसको भी कुछ हौसला हो गया था, होश में आ गया था। बहादुर बंदा था, इतना उल्टे लटके के बावजूद भागा नहीं, कहा रुको अब मैं पढ़ता हूँ। वो पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता फिर से नॉर्मल होता गया होता गया होता गया, यहाँ तक कि बिल्कुल नॉर्मल हो गया और उसको चारपाई पे लिटा दिया गया, उसके बरहना वजूद को कपड़े से ढांप दिया गया। और उस आमिल ने कहा कि जो भी इसके अंदर चीज़ है वो इतनी ताकतवर है, मैं चाहूँ भी तो इसको नहीं निकाल सकता। अल्लाह भला करे आपका पहलवान की तरफ कहा जो उसका उस्ताद था कि आज आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली, नहीं तो ये मुझे मार डालता। ये है ही नहीं, ये इंसान है ही नहीं, इसके अंदर जो चीज़ है वो इतनी ताकतवर और इतनी खौफनाक है, उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब ये बेहोश तो हो गया है, थोड़ी देर में होश में भी आ जाएगा, लेकिन वो चीज़ अभी भी इसके साथ वजूद के अंदर रहती है। मैं बस इतना कहूँगा किसी ऐसे आमिल से, किसी ऐसे अल्लाह वाले से रब्ता कीजिए जो बहुत ताकतवर हो, जो इस खौफनाक शैतानी मखलूक का मुकाबला कर सके। मेरे बस की बात नहीं है। वो आमिल वहाँ से रवाना हुआ तो उसके उस्ताद पहलवान जो थे उसके वालिद से मुखातिब हुए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फौरी तौर पे किससे रब्ता करें, आपने कोशिश भी की है, लेकिन हमने भी उस दिन तो पकड़ लिया था, आज भी कोशिश कर ली, लेकिन ये मामला बहुत खौफनाक होता जा रहा है। इसका इलाज बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। वो आमिल जाते हुए कह गया था कि आप इस कमरे के अंदर कोई भी ना जाए, इसका खाना पीना अगर रखना है तो रख के दरवाज़ा खोलें, दरवाज़ा खोल के बस थोड़ा सा जो भी खाने पीने का पानी है, जग है, रोटी है, सालन है, रख के दरवाज़ा बंद करके चले जाया करें। अंदर कोई भी ना जाए, क्योंकि वो जो चीज़ भी है उसी का अंदर बसेरा है, ये उसके साथ रह रहा है। अब वो सारे तो चले गए, माँ बाप परेशान थे, क्या करें, इसका कैसे हल करें। नौजवान बेटा जो पहलवानी में पड़ा था, एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा रोग लग चुका था कि एक शैतानी ताकत उसके वजूद के अंदर आ चुकी थी जो उसको साथ ऐसा कर रही थी। किसी भी आमिल के पास जाते, उसको सारी सूरत हाल बताते, वो आमिल हाथ ऊपर उठा लेता, कहता नहीं ये मेरे बस का केस नहीं है। इधर गए उधर गए, जहां जहां से इलाज के लिए गए तो वो पानी दम करके दे देते कि ये पानी दे दीजिएगा ठीक हो जाएगा। कोई आने को तैयार नहीं था, वो पानी देते रहे। जो तावीज़ शवीज़, आप उसके गले में तो कोई तावीज़ नहीं डाल सकता था, सिर्फ पानी दम करके देते, उसको पानी पिला देते, लेकिन उसको कोई भी आराम नहीं आ रहा था। कि वहीं कोशिश करते 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 टाइम गुजरता जा रहा था। लेकिन एक दिन फिर बाप जब रोटी रखने के लिए अंदर गया रात के टाइम, कमरे के अंदर रोशनी चल रही थी। बाप बूढ़ा हो गया था, उसका नौजवान बेटा जो नाम बना रहा था पहलवानी में, एकदम से उसके साथ क्या हो गया था ये सोचता हुआ बाप, उसने बाहर का दरवाज़ा खोला, उस पोर्शन का जिसका दरवाज़ा खोलते ही सामने एक बड़ा सा अखाड़ा था, खाली प्लाट जिसको अखाड़ा बना के उसका बेटा वहां पे पहलवानी करता था, जो अब उजड़ सा गया था। बेटा जब से बीमार हुआ था कोई वहां पे पहलवानी करने नहीं आता था। बेटा अब कमरे में सिर्फ कैद सा होके रह गया था, किसी से मिलता जुलता नहीं था। वो खाना जाके रख खाते,
और अगले दिन जाते खाना रखने के लिए पुराने बर्तन उठा के ले आते जो खाली होते, पूरा जग खाली होता, खाना सारा खाली होता और वो नया खाना रख के पुराने बर्तन ले आते। बाप खाना लिए हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। इस ग्राउंड के अंदर रोशनी जल रही थी। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अंधेरे के अंदर वहां पे कोई खाना रख के आ सके। फुल रोशनी करके जाते थे। तो ये जो ग्राउंड सा था, यहां पे भी रोशनी चल रही थी, उसके कमरे की भी रोशनी जल रही थी। अब बाप की रूटीन सी बन गई थी। बाप जाके रोटी रखता, दरवाजा खोलता, रोटी रखता, पुराने बर्तन उठाता, वापस आ जाता। अक्सर बाप देखता कि वो बिस्तर पर लेटा हुआ है। बाप जब खाना रख रहा होता था, उठा रहा होता था, वो बाप की तरफ देखता तक भी नहीं था, सिवाय इसके कि वो कमजोर सा होता जा रहा था। दिन ब दिन कमजोर सा होता जा रहा था। खाना पीना तो वो रख रहे थे, वो खा रहा था, नहीं खा रहा था, नहीं जानते थे, बर्तन खाली मिलते थे, लेकिन वो कमजोर से कमजोर होता जा रहा था। कि तभी बाप ने दरवाजा आहिस्ता से खोला और जैसे ही बाप ने दरवाजा खोला, हाथ में पकड़ी हुई रोटी, वो बर्तन उसने नीचे रखे और जैसे ही खाली बर्तन उठाने लगा, तभी बाप की निगाह नीचे फर्श पर पड़ी, जो रोशनी की वजह से क्लियर नजर आ रहा था। 4-5 काले सांप उसकी चारपाई के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। बाप को एकदम झटका सा लगा। वो काले स्याह सांप फन फैलाए हुए, जैसे शीशनाग बैठा होता है, फन फैला के बिल्कुल जोबन पे, ऐसे किसी को डसने के लिए, ऐसे ही उसने देखा। थे वो ज्यादा, उसने जो एकदम से देखे उसको 4-5 नजर आए, तभी उसने फिर गर्दन घुमा के देखा, चारों तरफ सांप थे उसकी चारपाई के, जो फन फैला के बैठे हुए थे। वो अपनी चारपाई पे लेटा हुआ था। बाप ने खाली बर्तन उठाए, दरवाजा बंद किया, बाहर आ गया। बाप का वजूद कांप रहा था, लरज रहा था। बेटा लेटा हुआ है, मेरे बेटे को सांपों ने घेर रखा है, मैं वापस आ गया हूं। ये मैंने क्या किया है? बर्तन उठाए, कांपते हाथों के साथ अंदर पहुंचा तो मां, जैदे की मां, अपने शौहर को इस तरह कांपता देख के फौरन बोली, क्या हुआ है? आज आप इतने डरे हुए क्यों हैं? चुप से बैठ गए। कहा, आपसे पूछ रही हूं क्या हुआ है, मुझे बताइए मेरे बेटे को क्या हुआ है, नहीं तो मैं उसके पास जा रही हूं। वो एकदम से खड़ी हुई, जज्बाती सी होगी, उसने हाथ से पकड़ लिया, कहती है वहां मत जाना। तो बताइए, बताते क्यों नहीं, क्या हुआ मेरे बेटे को? तो जैदे के बाप ने बताया कि मैंने ये मंजर देखा है कि वो लेटा हुआ है और सांप फन फैलाए उसकी चारपाई के इर्द गिर्द बैठे हैं। मां ने ऐसे सीना सा पकड़ लिया, हाय मेरा बेटा, सांप तो खा जाएंगे मेरे बेटे को, मुझे बचाना है अपने बेटे को, मुझे बचाना है अपने बेटे को। मां खड़ी हो गई, भूल गई कि बेटे के साथ जिनात का मसला है, भूल गई। बेटा तो उठा उठा के फेंकता है, मां है, मां का दिल धड़क उठा कि कहीं मेरे बेटे को सांप डस ना ले। वो भागी उस तरफ, बाप भी उठा, पीछे भाग पड़ा। मां ने बाहर का दरवाजा खोला, भागती हुई अखाड़े की तरफ जा रही थी। उसका बाप भी पीछे भागता हुआ जा रहा था कि उसको पकड़ सके। आज पहली दफा ऐसा हो रहा था काफी महीनों के बाद कि खाना रखने के बाद कोई दूसरी दफा जा रहा था, वरना जब एक दफा वो रात को खाना रख के आ जाते थे, दोबारा कोई नहीं जाता था। मां भागती हुई दरवाजे तक पहुंच गई और पीछे दौड़ता हुआ बाप भी पहुंच गया। और जैसे ही मां ने दरवाजा खोला, उसी लम्हे बाप भी दरवाजे पे पहुंच गया और सामने जो मंजर था, उस मंजर ने दोनों के रोंगटे खड़े कर दिए। बाप ने तो सिर्फ देखा था कि बेटा चारपाई पे लेटा है, सांप उसकी चारपाई को चारों तरफ से घेर के बैठे हैं। अब मां जब दोबारा पहुंची और बाप ने भी आंखों से देखा, बेटा उठ के बैठा हुआ था चारपाई पे, कमर उसकी उस तरफ थी जहां बाप और मां पीछे खड़े थे, उनकी तरफ वो कमर करके बैठा था। सांप अभी भी जमीन पे बैठे थे। लेकिन जैसे ही मां ने दरवाजा खोला, उसी लम्हे बाप भी पहुंच गया। तो मां ने जो
अंदर मंजर देखा। उसी लम्हे बाप ने भी मंजर देखा कि दरवाज़ा खुलते ही, जैसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, बेटे ने पीछे मुड़ के गर्दन घुमाई तो माँ और बाप के मुंह से खौफ से सिसकी सी निकल गई। उसके मुंह पे खून लगा हुआ था और जब वो मुड़ा है उनकी तरफ तो उसके हाथ में एक सांप था जिसको वो बैठा खा रहा था। उसके मुंह पे अभी तक ताज़ा एक सांप का खून था और उसके दोनों हाथों में एक सांप था जिसको वो सांप को बैठा खा रहा था। और उसकी आंखें बेटे जावेद की आंखें नहीं थीं, लाल सुर्ख एक अजीब सी आंखें थीं जैसे किसी शैतान की आंखें हों। और जैसे ही उसने मुड़ के माँ और बाप को देखा और उसके हाथों में वो सांप और उसके मुंह में वो खून लगा हुआ उसी सांप का जिसको बैठा खा रहा था, उसके दांत खून से भरे हुए थे, चबा रहा था। माँ बाप ने ये मंजर देखा, उनके मुंह से एक चीख से निकली, ऐसी चीख जो दबी दबी चीख निकलती है, जैसे इंसान चीख को मारना भी भूल जाता है। और जैसे ही उसने मुड़ के देखा तो उनकी जान निकल गई। वो दोनों उसी तरह दरवाज़ा खुला छोड़ के भागते हुए बाहर आ गए। वहशत उन पे सवार हो चुकी थी, जान चुके थे कि नहीं, सांप जावेद को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जावेद सांप को खा रहा था। रात सारी माँ और बाप रोते रहे, रात सारी डरते रहे, उस कमरे तक तो नहीं जा सके, दुआएं मांगते रहे, या अल्लाह कोई वसीला बना। सुबह उठे तो किसने कहा एक बाबा है, फलां जगह पे रहता है, अगर किसी तरीके आता नहीं है, इसको ज़बरदस्ती करके जैसे कैसे इसको उठा के उसके पास ले जाएं। वो मारता है उस वजूद को जिसके अंदर जिन्नात है, लेकिन क्लियर कर देता है। उसके पहलवानी के उस्ताद को बुलाया गया कि एक बुज़ुर्ग का तो पता लगा है, उसका फ़लाँ जगह पे डेरा है, लेकिन उसके पास लेके जाना पड़ता है, वो खुद आता नहीं है, क्या करें। उस्ताद ने कहा हम कोशिश कर सकते हैं, जैसे पहले हमने पकड़ा था, मैं अपने शागिर्दों को बुलाता हूं, हम इसको बांध सकते हैं, कोशिश करके उसके पास लेके जा सकते हैं। उसके शागिर्द पहुंच गए, उस्ताद पहुंच गए, लेकिन जब वो अंदर गए तो आज उसके मुंह पे कोई खून नहीं था, उसके मुंह पे हाथों पे कोई खून नहीं था, नीचे कोई सांप नहीं पड़ा था, कहीं पे खून का कतरा तक भी नहीं था, वो बिल्कुल नॉर्मल लेटा हुआ था। उस्ताद ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही कहा ओए जयदे, मैं हूं, मैं तेरा उस्ताद। वो लेटा रहा। वो चलते हुए उसके पास गए, शागिर्द भी पीछे थे, ऐसे जाके उसको पकड़ सकें, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए गए और उसके ऊपर हमला कर दिया, लेकिन वो लेटा रहा, ऐसे जैसे खुद कह रहा हो कुछ नहीं कहूँगा। आज उसने कोई कोशिश ही नहीं की, उन सब ने जोर लगाया हुआ था लेकिन उसका जिस्म ढीला था। फिर भी उस्ताद ने कहा इसको बांध दो, किसी लम्हे भी ये अपनी ताकत का मुजाहरा कर सकता है। उन्हें उसके हाथ और पांव बांध दिए, उसने कोई आगे से कुछ भी नहीं किया, लेटा रहा। उन्हें उसको उठाया, गाड़ी में डाला, उस आमिल बाबा के आस्थाने पे लेके। आमिल बाबा को सारी सूरत हाल बताई गई। उसने कहा बेफिक्र हो जाए, मेरे चेले इसको पकड़ने के लिए काफ़ी हैं, मेरे ऊपर ऐसी ऐसी ताकतें हैं। उसको अपने इल्म पे बड़ा नाज था, बड़े बड़े उसने घुंघरियाले बाल रखे हुए थे, हाथ में एक बड़ा सा सोटा उसके हाथ में होता था। उसने कहा ये सोटा काफ़ी है इस जिन को निकालने के लिए, चाहिए जितना बड़ा ताकतवर है, आप लोग मेरी ताकत का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। ना वो नमाज पढ़ता था, ना वो कुरान पढ़ता था, कौन से चिल्ले करता था, बहरहाल ये कहलाता था कि बड़े से बड़े जिन को वो निकाल देता है। उन्हें कहा इसको खोल दो। उसके पहलवान उस्ताद बोले इसको खोल दिया तो ये बहुत नुकसान कर सकता है, ये बहुत ताकतवर है। तो उसने कहका लगाया, कहता है तुम लोग मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगाते, इसको पकड़ने के लिए मेरे चेले काफ़ी हैं। 8-10 उसके तगड़े से चेले खड़े हुए थे। उसको खोल दिया गया, बिठा दो इसको उठा के। जेदे को उठा के बिठा दिया गया। उस आमिल ने कुछ पढ़ना शुरू किया, जेदा चुप करके बैठा रहा। आज वो चुप था, सारे परेशान थे। आमिल पढ़ता रहा, जेदा चुप बैठा रहा, आमिल पढ़ता रहा, जेदा चुप बैठा रहा, यहाँ तक कि वो उठा। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ सोटा उठाया और बोला चल अब मैं तुझसे मुखातिब हूं, बोल कौन है तू, बोल कौन है तू। अगर तू मुझसे हम कलाम ना हुआ तो इस सोटे से मार मार के तेरा वो हश्र करूंगा
तो सारी जिंदगी याद रखेगा तुझे तेरा पाला किससे पड़ा है। बोल कौन है तू। जेदा चुप बैठा रहा। वो फिर खड़ा होकर पढ़ता रहा, फिर बोला बोल कौन है तू। जेदा चुप बैठा रहा। एकदम से वो घूम के उसके पीछे गया, उसने डंडा उठाया और उठा के जोर से उसकी कमर में मारा। जेदा बैठा रहा। इतना जोर से उसको डंडा लगा, जेदा बैठा रहा। सब परेशान थे, उस्ताद भी थे साथ, उसके उस्ताद के वो बाकी शागिर्द जो पहलवान थे वो भी थे, उसके घर वाले भी थे जेदे के। जेदा चुप बैठा रहा और वो आमिल कही जा रहा था ये डर गया मुझसे, मुझे पता है इसको, कहो ना अब हाथ लगाए मुझे। और वो कह के लगाना शुरू हो गया, फिर पढ़ना शुरू हो गया और फिर उसने डंडा जोर से पकड़ा, पढ़ के उस डंडे पे फूंक मारी और जैसे ही मारने के लिए उसने डंडा यूं जोर से हवा में लहराया। अब वो अपनी पूरी ताकत से डंडा मारना चाह रहा था। वो जो जेदा आराम से बैठा हुआ था उसने उस डंडे को पकड़ लिया। जैसे ही उसने डंडे को पकड़ा, डंडा छीना और वहीं से ही उसने हाथ उसकी गर्दन में डाला उस आमिल की और उसको उठा के इतने जोर से मारा उसने कि वो उड़ता हुआ सामने दीवार में लगा। उसका सर जोर से दीवार में लगा, लगते ही वो गिरा और बेहोश हो गया। उसके चेले एकदम से आगे बढ़े पकड़ने के लिए, बेहोश नहीं हुआ, नीचे गिर गया और अपने सर को हाय हाय करने लगा। वो चेले जल्दी से आगे बढ़े उसको पकड़ने के लिए, 8-10, लेकिन वो तो ऐसा लगता था जैसे उसके आगे बच्चे हों छोटे छोटे से। वो उठा के कभी इधर फेंकता, उसको उधर फेंकता, वो सारे हमला करते, वो उधर फेंकता, वो उधर फेंकता, सबको उठा उठा के फेंक रहा था। और फिर वो अपनी जगह से खड़ा हुआ, सबने देखा, खड़ा हुआ उस आमिल की तरफ जाने के लिए। आमिल जो नीचे पड़ा पड़ा अपने चेलों को आवाजें दे रहा था, पकड़ो इसको, काबू कर लो, किसी तरीके काबू करो, पकड़ लो, बस इसको एक दफा पकड़ लो, मैं इसको अभी बताता हूं, मैं अभी इसको बताता हूं। ये वो इस तरह किए जा रहा था। तभी उन्होंने देखा, वो उठा। चेले सारे अब डर चुके थे, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, जान चुके थे इतनी ताकतवर है ये, किसी को हाथ भी नहीं लगाने देगा। अब वो उठा और उसने जाते ही आमिल को टांगों से पकड़ा। लंबे चौड़े उसके हाथ थे, 6 फुट उसका कद था। उसने दोनों उसकी पांव पकड़ी और पकड़ के यूं उसको उल्टा लटका दिया, ऐसे उल्टा पकड़ दिया। लेकिन उसकी तरफ वो देख नहीं रहा था, उसने उसको पकड़ा हुआ था और सामने की तरफ देख रहा था। सब देख रहे थे, गुस्से से उसकी आंखें लाल पीली हो गई थी और उसने इस तरह आमिर को पकड़े रखा और उठा के उसने यूं फेंका है उसको। कहते हमारी आंखों ने देखा वो उड़ता हुआ गया है और दीवार में जाके लगा और बेहोश हो गया है। उस आस्थाने पे एक ऐसी उधम मची हुई थी, चेले डर के छुपे हुए थे, आमिल बेहोश हो चुका था। उस्ताद को अंदाज़ा हुआ मामला और ख़राब हो सकता है, किसी की जान जा सकती है। वो एकदम से आगे बढ़े और जेदे से बोले, जेदे छोड़ दे, खुदा का वास्ता है तुझे छोड़ दे। उसकी माँ रोना शुरू हो गई, उसका बाप रोना शुरू हो गया। जेदा जिस तरह उठ के खड़ा हुआ था उसी तरह अपनी जगह पे, उसी जगह पे जाके बैठा, सर उसने नीचे कर लिया। उस्ताद आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े, जैसे अलर्ट थे कि अगर मुझे मारेगा तो मैं एकदम से बच जाऊंगा। उसके हाथ पांव बांधना चाह रहे थे, लड़के भी शागिर्द तैयार खड़े हुए थे। वो आगे बढ़े लेकिन सबने देखा उसने कोई हरकत नहीं की, जैसे कह रहा हो बांध दो मुझे। उन्होंने उसको बांध दिया और उसके बाद वापस उसी तरह गाड़ी में लेकर आ गए। उसके कमरे में आके उसको लिटा दिया, उसके हाथ पांव छोड़ दिए, खोल दिए। आज उसने कुछ भी नहीं किया था, उस्ताद को, अपने उस्ताद के बाकी शागिर्दों को कुछ भी नहीं कहा था, सिर्फ आमिल और उसके चेलों को मारा था। बताया सारी सूरत हाल के कैसे हमने इसको सांप खाते हुए देखा है। उस्ताद ने कहा मैं भी ढूंढ रहा हूं, आप भी ढूंढे, कोई और अल्लाह वाला वलीउल्लाह, कोई ऐसा नेक बंदा पहुंचे, मिले जिससे हम इसका इलाज करा सकें। नहीं तो जिस तरह अंदर ही अंदर ये सूख के कांटा होता जा रहा है, अगर हमने ज़्यादा अरसा इसका इलाज नहीं कराया तो मामला ख़राब हो जाएगा। माँ बाप भी उस्ताद भी मुसलसल ढूंढते रहे, लेकिन एक शाम वो बोला, उसने अपने बाप को आवाज़ दी। बाप जब रोटी रखने के लिए रात को पहुंचा तो वो बिस्तर पे लेटा हुआ था। बाप ने जिस तरह हमेशा रोटी रखता था, दरवाज़ा खोला, खाली बर्तन, रोटी नीचे रखी, खाली बर्तन बाप उठाने लगा तो उसने लेटे लेटे बाप को आवाज़ दी। बाप एकदम चौंका और उसकी तरफ देखा, डर सा गया। तो बाप से बोला, सब घर वालों को बुला लो, मुझे सबसे बात करनी है। वो एकदम से परेशान हो गया, बाहर निकला। फौरी तौर पे उसने उस्ताद को बुलाया, उस पहलवान को, कि वो इस तरह कह रहा है। उस्ताद ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी हूं, बुलाओ सबको।
उस्ताद ने अपने शागिर्दों को भी बुलवा लिया, घर वालों को भी बुलवा लिया। वो तैयार थे, कोई ऐसी हरकत करता है, क्योंकि फैमिली में अब खवातीन भी शामिल थी, सारे घर वाले शामिल थे, क्योंकि वो एक दो दफ़ा ऐसी हरकतें कर चुका था, कपड़े वगैरह उतार चुका था। वो सारे जमा हो गए, दरवाज़ा खोला और कमरे के अंदर सारे पहुंच गए, इस अंदाज में कि फैमिली की खवातीन को, मर्दों को पीछे पीछे खड़ा किया गया, आगे गोल दायरा बना के उस्ताद और शागिर्द खड़े हो गए, पहलवान सारे, कि कुछ हुआ तुम इसको काबू कर सकेंगे। वो लेटा रहा, वो लेटा रहा। उस्ताद बोले, बाप को इशारा किया, पूछो क्या कहता है। बाप ने कहा, जावेद, हाँ बेटा, क्यों बुलाया है सबको, हम आ गए हैं, बोलो क्या कहना है। चुप। कमरे में सांस लेने की आवाजें आ रही थी, खामोशी, सिर्फ सांस लेने की आवाजें। बाप ने दूसरी दफा ये जुमला बोला, खामोशी। जब बाप ने तीसरी दफा जुमला बोलने के लिए जैसे कहा जावेद, तो एकदम से जावेद बोल पड़ा, मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरा सफर यहीं तक का था, मेरे बस में कुछ भी नहीं, मुझे माफ कीजिएगा। उसकी आंखें ऊपर छत को ही देख रही थी, किसी की तरफ उसने नहीं देखा, बस सिर्फ यही जुमले कहा, मुझे माफ कीजिएगा, मेरा सफर यहीं तक का था, मेरे बस में कुछ भी नहीं, मुझे सोना है, अब आप जाएं यहां से। उस्ताद ने आगे बढ़ के कुछ कहा, बताओ तो सही जावेद, क्या हुआ है। किसी को कुछ जवाब नहीं दिया। जो उसने कहना था ऐसा लगता था जैसे उसने कह दिया, आंखें बंद कर ली थी। उस्ताद बोलते रहे, माँ बोली और बोले आहिस्ता आहिस्ता कि आज तो ये बोल रहा है, होश में, इससे बात तो करें। उसके कमरे से बू सी आती थी, वो नहाता नहीं था, वो पड़ा रहता था, ढांचा सा हो गया था। सब ने उससे बातें की, किसी को भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो उस्ताद ने इशारा किया, फिर इसको सोने दो, आंखें बंद कर ली है, चलो ढूंढते हैं फिर कोई अल्लाह वाला, ताकि आके अल्लाह वाला कोई ढूंढ के इसका हम इलाज कर सके। वो सारे कमरे से बाहर निकल आए। लेकिन बाप सुबह जब नाश्ता देने के लिए गया तो बेटा लेटा हुआ था। उसने नाश्ता रखा, वापस आ गया। दिन के खाने के टाइम बाप गया नाश्ते के बर्तन उठाने के लिए, तो अंदर बर्तन खाली नहीं थे, नाश्ता वैसे का वैसे रखा हुआ था, बेटा लेटा हुआ था। बाप ने दिन का खाना रखा, नाश्ता उसी तरह उठा लिया। रात को जब बाप रात का खाना रखने के लिए गया तो दिन का खाना उसी तरीके रखा हुआ था, उसने वो भी नहीं खाया था। बाप परेशान हो गया, किसने ना नाश्ता किया है ना दिन का खाना खाया है, रात को मैं खाना रखने आया हूं, क्या हुआ इसको। बाप ने आवाजें दी, जावेद, जावेद, जावेद। वो खामोश रहा। बाप डरता 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 उसके करीब गया, जावेद, जावेद, मेरा बेटा जावेद। लेकिन बाप को ऐसा लगा जैसे वजूद हिल नहीं रहा। वजूद जब सांस लेता है तो पेट हल्का सा ऊपर नीचे होता है। बाप ने पेट की तरफ देखा, ऐसा लगा कि वजूद तो हिल तक नहीं रहा, पेट अपनी जगह पे है, ये तो सांस तक नहीं लग रहा। लाइट जल रही थी, रोशनी में बाप देख पा रहा था। तभी बाप ने उसके बाजू पे हाथ रखा कि इसके बाजू को हिला सकूं। तो बाप को लगा जिस्म तो कब का ठंडा हो चुका है, रूह कब की परवाज कर चुकी है। ये किसी जिंदा इंसान का जिस्म नहीं था। जो जिंदा इंसान का जिस्म तो वो होता है जिसमें खून की गर्दिश होती रहती है, तो जिस्म भी गर्म रहता है। जब रूह निकल जाती है, खून सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो जाती है, तो वजूद भी ठंडा यख हो जाता है। उसका वजूद ठंडा यख हो चुका था। जावेद, जावेद। बाप ने पागलों की तरह उसको हिलाया, लेकिन वो जावेद मौजूद नहीं था, वो मर चुका था। सारे घर वाले जमा हो गए, चीखो पुकार शुरू हो गई। उस्ताद को बुलाया गया, डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने तस्दीक कर दी, अब ये मर चुका है और इसको मरे हुए काफ़ी घंटे गुजर चुके हैं। जैसे कल रात का ये मरा हुआ है, इसका जिस्म अकड़ चुका है। वो आखिरी मुलाकात थी जो उसने अपनी फैमिली से कही थी, वो बातें कही थी कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरे बस में नहीं है, मेरी ज़िंदगी का सफ़र अब यहीं ख़त्म हुआ, मेरा सफ़र अब यहीं ख़त्म हुआ, मेरे बस में नहीं है, मुझे माफ़ कीजिएगा, अब मुझे सोना है। वो जो उसका लफ्ज़ था, अब मुझे सोना है, वो शायद अबदी नींद थी।
ऐसा सोना कि जब इंसान सोता है तो फिर नींद से जागता नहीं है, अपने सफ़र आखरत की तरफ चला जाता है। ऐसा सोया कि फिर वो उठ ही ना सका। उस जावेद को गुस्ल दिया गया, रोए सारे घर वाले, धाड़े मारे और उसको दफना दिया गया। लेकिन एक बोझ था सबके दिलों में, हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सके। हम यहाँ तक नहीं पता लगा सके इसके साथ क्या मामला हुआ था, इसके साथ क्या माजरा हुआ था। वो राज ही उसके साथ कब्र में चला गया था, सिवाय इसके बाद में जो पता लगा था काफ़ी अरसे बाद, उन लड़कों ने बताया था जब वो मौत पे आए थे, जावेद की मौत पे वो भी आए, पता लगा जेदा पहलवान मर गया है, वो भी है। तो तब उन्होंने पूछा क्या हुआ, और उन्होंने बताया कि इसके साथ ऐसे जिनात का मसला था और ऐसा था। तब वो लड़का जिसने पहली दफ़ा बोलने लगा था उसको चुप करा दिया था, और जब बाद में उन्होंने उसको देखा था खड़े हुए तो उसने बताया था उन लड़कों ने कि ऐसे खड़ा था और ऐसे करता था। उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने कहा पहली दफ़ा इसने रोशनी को देखा था, ऐसे पीछे गया था। हमें सिर्फ इतना बताया था कि एक रोशनी थी नीली जो उसके अंदर से फिर सफ़ेद निकल रही थी, वो फिर घूम के पीछे गई, दरख्त के अंदर चली गई। वो कहता है मैंने पेशाब किया वहाँ पर दरख्त के नीचे और वापस आ गया। मैं उसको बताने लगा, इसने मुझे इशारा किया चुप कर जो, मैं चुप कर गया। और उसके बाद फिर ये सो गया और थोड़ी देर के बाद हमने देखी तो ये चीखें मार रहा था, खड़ा ऐसे कर रहा था। लेकिन जब सुबह उठे थे तो ये ठीक हो गया था। हमने कहा शायद ठीक है, इसलिए ये चला गया। हमें सिर्फ इतना पड़ा है, हकीकत में क्या हुआ था किसी को भी नहीं पता लग सका। लेकिन जेदा जा चुका था और वो अपने साथ राज को भी ले गया। उस जेदा पहलवान के साथ क्या हुआ था किसी को नहीं पता। मुझे इतनी कहानी भेजी गई, मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। वो राज तो उसी के साथ था और वो इस दुनिया से चला गया। ये बहुत ही खौफनाक कहानी है, इसको मैंने भी सुना तो अजीब सा हो गया। एक गबरू जवान सा जिनात की वजह से इस तरह इस दुनिया से चला गया। ये थी जी कहानी जो मुझे अब्दुल्ला ने कराची से भेजी। और आप भी अपनी मुझे कहानियाँ भेजिए, आपकी कहानी को हॉरर स्टोरी का हिस्सा बनाऊंगा। आप व्हाट्सअप का मेरा नंबर है जिस पे अपनी कहानी लिख के भी भेज सकते हैं, और अपनी कहानी आप वॉइस मैसेज लंबा सा रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। वो खातून मेरी बहन जिन्होंने मुझे लाइव में भी आके कहा है, मुझे कहा था कि जी मैंने 3 दफ़ा हॉरर लिख दिया है, मुझे आपकी हॉरर नहीं मिली। आप फिर से जाके नीचे कहानी के नीचे 3-4 दफ़ा हॉरर स्टोरी लिख दीजिए, तो मैं इंशाल्लाह आपकी कहानी को ढूंढ के फिर उसको प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। तो आप लोग वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड करके मेरे व्हाट्सएप पर अपनी कहानी भेज सकते हैं, लिख के भी भेज सकते हैं। और इसको भेजने के लिए मेरा व्हाट्सएप का नंबर है +9292, पाकिस्तान का कोड है 3136655500। मैं रिपीट करता हूँ +923136655500। उर्दू में इसको पढ़ेंगे +92316655500। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।